बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रोग्राम मुकाबिल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसका पारा निहायत गर्म हो चुका है। गिरफ्तारियां जो हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। बैरिस्टर गौहर हो सकते हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शुएब शाहीन है और आमिर डोगर को भी इस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट है उसमें भी कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी करने का दावा हुकूमत की तरफ से सामने आया है। जजेस की तादाद में इजाफे का जो बिल है वो भी आइंदा जो कल कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसके एजेंडे में शामिल कर दिया गया है। इसके ऊपर तफसील से बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ याद रहे कि नए अदालती साल के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से एक बड़ा ऐलान हमारे सामने आया है कि ये जो बार बार एक्सटेंशन के हवाले से उनकी बात चल रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में किसी किस्म की तौसी के ना तो ख्वाहिशमंद हैं और ना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की जब सूरत हाल आपके सामने रखेंगे तो इस इकोनॉमी की सूरत हाल में जो सबसे खतरनाक तरीन सूरत हाल है वो एक बयान है इसहाक डार साहब का, जिसमें उन्होंने ये कह डाला है कि आलमी इदारा पाकिस्तान को दिवालिया देखना चाहता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, एक जलसा होता है, हुआ है, खत्म हो गया, तकारीर हुई, खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये थी कि गिरफ्तारियां हो गई हैं शुरू, और 1 2 नहीं 4 बंदे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तमाम मेन लीडरशिप के लोग हैं। ये कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हुकूमत जो है बिल्कुल भी ये तासुर नहीं देना चाहेगी जो कि जलसे के बाद, क्योंकि पीटीआई के लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने मार्का मार लिया, और कुछ हद तक वो ठीक भी हैं कि जो जलसा हुआ है कि जिस तरह की बंदिशें थी, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ओवरबोर्ड गई कि समझ आती थी कि अगर इस्लामाबाद के रेड जोन को या इस्लामाबाद में दाखिले के लिए पाबंदियां लगाई जाती, मगर ये जो पूरा इलाका खिता बंद कर देना, 29 मकामात में आम लोगों को भी, एम्बुलेंस के लिए भी तकलीफ थी, तो इतनी बंदिशों के बावजूद भी जो जलसा हो गया, ये एक इसमें एक बहस, अगर ये कहना कि जी जलसा नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, तो ये मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी की बात है। जलसा उनका बहुत मुनासिब हो गया। अब ये क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में भी आ गए हैं और वो समझ रहे हैं, तो मेरा उसको ज़रा टोन डाउन करने के लिए बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होगा। जो अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पुलिस पर पथराव और रूट की खिलाफ वर्जी पर और वक्त के ऊपर जलसा ख़त्म ना करने के खिलाफ मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमात बेसिकली दर्ज किए गए हैं। और जो मुकदमे में जरताज गुल हैं, आमिर मोगल हैं, शुएब शाहीन हैं, उमर अयूब हैं, सिमाबिया ताहिर, राजा बशारत, 28 रहनुमा हैं। और ये जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रही हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, मरवत साहब हैं, शुएब शाहीन और आमिर डोगर हैं। ये लोग असम्बली का क्योंकि सेशन चल रहा है तो वो वहां से जो निकलता जा रहा है तो उसको मेहमान खाने अपडेट ये आमिर डोगर को रिहा कर दिया गया, ये अपडेट। अच्छा, ये अभी जो इसमें जो पर्चा दर्ज कराया गया है वो वही कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों पर पुलिस का हमला, पुलिस ने शेलिंग की और मौके से 17 कारकुन पहले भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो ये अभी देखना है, अब जो व्हाट नेक्स्ट, अब देखना ये है कि ये क्या इन पे किस किस्म के मुकदमात किए जाते हैं। ये सिर्फ ये इस तासुर को दूर करने के लिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल लेट गई है, ये उस हद तक जाते हैं या ये इससे बात आगे जाएगी। हुआ ये है कि वहाँ पे जो, इसमें तो कोई बहस नहीं है कि कल जो तकरीरें हुई हैं ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर की, जिस तरह की उन्होंने फ़ौज के मतलब या एस्टेब्लिशमेंट के मतलब की गई हैं, तो ये अब उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन है। अब ये देखना है कि इसकी रिएक्शन की एक्सटेंट क्या होगी, इसकी इंतहा क्या होगी, क्या जो है अब उसके अंदर दूसरा एक है कि या पी लिया जाएगा या दरमियाना रास्ता लिया जाएगा या इसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा, क्योंकि एक गैम्बल है। ये पीटीआई ने भी एक गैम्बल खेला है अपना, और जो है उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब, क्योंकि वो एक तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उन्होंने आज तक इस तरह की ही बातें की, इस दफ़ा ज़रा रेड लाइंस को क्रॉस किया है उन्होंने।
तो एक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं और वो दब गए हैं और वो अंदर से मिल गए हैं। तो यहाँ यही बातें की जाती थी। ख़ासतौर पे मैं नून लीग के काफ़ी दोस्तों को सोचता था जी ओहो जी ये तो हमारे ही आदमी हैं, फ़लाने के पास ठहरते थे, फ़लाने के पास साथ ताल्लुकात हैं। तो उनके ऊपर ये दबाव था। उन्होंने ये बताया है कि अपने दबाव का बेसिकली अपनी पार्टी के अंदर जो है ना अपने उन्होंने इज़्ज़त बढ़ाने के लिए और ख़ान को खुश करने के लिए किया है। ठीक है, अब कर तो ये दिया है। जलसों के अंदर सख्त बातें होती हैं और ये कोई ये पहला जलसा नहीं जिसमें ये बातें की गई। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हर दौर में मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के मतलब घूम फिर के ये जो सियासी बहस और ये जो सख्त बातें होती है औरतों के मतलब की क्यों की जाती हैं और हमेशा इसकी मजम्मत की जाती है और की जानी चाहिए। मगर ये भी दुरुस्त है कि इससे कोई नून लीग वाले कोई इससे पीछे नहीं रहे हुए हैं। उनके मरियम बीबी खुद भी जो हैं बड़ी बड़ी सख्त बातें करती रही हैं, बदकिरदार, नशई, और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा कुछ कहा जाता रहा है। मगर ये नहीं कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक इट राइट, कि अगर वो गलत कर रहे थे तो इनको करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। फ़र्क यहाँ पे एक है, फ़र्क ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर। सो ये अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो उनको भी इस जिम्मेदारी का ख्याल करना चाहिए। एक आम वर्कर या एक पार्टी का ओहदेदार एक जलसे के अंदर बात कर दे और बात है, मगर एक ओहदे का एक लिहाज होता है और ओहदे के जब ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर होते हैं तो आप खुद जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप लहजे के अंदर एक अपना म्याना रवि रखें। तो ये उन्होंने तो ये लाइन पार कर दी, जो भी वजूहात थी अच्छी बुरी वो एक अलहदा बहस है। तो अब ये एक सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब क्या करना है। अब क्या उनको गिरफ्तार करना है, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना भी एक जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये एक नई सिचुएशन होगी। जंग तो पता नहीं सियासी जंग शुरू हो, सियासी नहीं, ये सीरियस जो है। उनके पास भी फिलहाल एक पुलिस है, उनके पास भी एक सूबा है, हसास सूबा है वहाँ पे, और ये पंजाब नहीं है, केपी है। केपी में पहले ही मूड डिफरेंट किस्म का है। तो क्या उनको उतारना तो पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनको ये नहीं है, मगर अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बड़े सवाल आते हैं कि क्या क्या कुछ देखना पड़ेगा। सियासी बहरान भी है, आईनी बहरान भी है, कानूनी बहरान भी है। सो पहले ही ये चीज़ें हैं। दूसरा और भी हुकूमत के लिए जो देखने की चीज़ें वो ये हैं कि ठीक है ये तो ये जो गिरफ्तारियाँ शख्स आती हैं, मगर या इन पे केसेस कौन से आते हैं। ये जो केसेस बता रहे हैं ये बड़े छोटे केसेस हैं कि ये इसके ऊपर वो ज़्यादातर वकील नजर आती हैं, उनकी ज़मानत होने के इम्कान है। और वैसे ही अब उनको डर उनका मैं समझता हूँ उतर गया हुआ है, जो पहले उनके साथ हो चुका हुआ है। उसके बाद से अब ये डराना कि अब मजीद क्या किया जाएगा, ये वो मेरे ख्याल अभी इतना डरते डरते वो कोई नहीं है। गवर्नमेंट के लिए जो ख्याल करने की कोई बहुत ओवरबोर्ड जाने के लिए ये भी सोचना पड़ेगा कि आप देखें पहले ये अदम इस्तेहकाम है। IMF जो है वहाँ से दूसरा सेगमेंट हम कर रहे हैं कि वो उन्होंने सितंबर के अंदर भी जो अगली डेट थी पहले वो कैंसिल हो गई है। 18 को उनका एक और बोर्ड था, उसके अंदर भी पाकिस्तान एजेंडे में भी नहीं है और उनकी शराइत मजीद बढ़ती जा रही हैं। वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं। पाकिस्तान के दोस्त मालिक जिनसे हमने कर्जा लेना है उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ में चीन के वजीर आजम आ रहे हैं। सो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होता है या मजीद कोई मार झाड़ होती है तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है। सो ये एक गैम्बल है, ये एक देखना पड़ेगा कि सख्त रवैया होता है, दरमियाना होता है, या इसको बर्दाश्त कर लिया जाए। ये तो आप सब बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो और भी बहुत कुछ देख रही है जिसमें सरासर फायदा गवर्नमेंट का ही है। और वो ये कि गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रही है कि गालिबन शायद उनके पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पूरी हो चुकी हुई है, वो कानून साजी भी लेजिस्लेशन भी करने जा रहे हैं। आपकी तरफ आने से पहले मैं अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करा दूं। इस वक्त लीगल एक्सपर्ट हैं मोहम्मद अहमद पंसोता साहब, उन्होंने में ज्वाइन किया। बेहद शुक्रिया पंसोता साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब 2/3 मेजॉरिटी और इसकी क्या कानूनी तौर पे हैसियत हो सकती है या क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? जी मैं बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मैं नाज़रीन को थोड़ा सा इसका एक तनाजुर एक्सप्लेन पहले कर दूं कि आज ये खबरें चलवाई जा रही थी कुछ ज़राए के हवाले से, कुछ ख्वाजा आसिफ ने साफ़ी का कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि 2/3 अक्सरियत हमारे पास आ गई है। और 2/3 अक्सरियत का जो पहले एक बहस जो चल रही थी वो ये थी कि जजेस की
मयार जो है उम्र की जो है वो बढ़ाई जा रही है, 3 साल तक बढ़ाने के लिए इसरार किया जा रहा था कि 65 से 65 से 68 की जा रही है। उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है और 2/3 अक्सरियत दोनों ईवानों में चाहिए। गो कि मैं नहीं समझता कि इनके पास वैसे अभी भी ये क्वेश्चन है कि JUI फॉर एग्जांपल के बगैर ये नहीं होता, JU आ भी जाए तो ये बड़ी क्लोज रेस है सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में। एक जगह गालबन जो है इनको 224 चाहिए नेशनल असेंबली में, वो इनकी मैं नंबर्स गेम देख रहा तो अभी भी वो डाइसी हैं। अभी भी जब तक PTI के लोग ना मिलवाएं तो वो नंबर्स पूरे नहीं होते, या कोई इलेक्शन कमीशन से जिस तरह 4 सीटों का फैसला पहले आ गया है और कोई 10-20 का नहीं आता तो कौमी असेंबली के अंदर भी नंबर पूरे नहीं होते, और सेनेट के अंदर भी जो है 96 के हाउस के अंदर मेरा 64-65 के करीब जो है वो चाहिए, वहाँ भी बड़ी क्लोज रेस होती है। मगर इस सारी जो क्लेम्स थे, काउंटर क्लेम्स थे, आज शाये किए जा रहे हैं, नंबर्स गेम किए जा रही हैं, उस सारे गुब्बारे में से हवा निकल गई है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट के अंदर ये बेंच को ये बता दिया है कि उन्होंने कहा जी मुझे जो है ना, मुझे बिल्कुल ये चीफ जस्टिस की मियाद के अंदर जो है ना इजाफा जो आप करना चाह रहे हैं, मैं ये एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अगर ऑफ़र आएगी भी तो नहीं है, मैं पहले भी इनकार कर चुका हुआ हूँ। बल्कि इसकी बैरिस्टर साहब आपकी इजाज़त से कि ये ख़बर क्या है, हमें ज्वाइन कर लिया है, मेरा ख्याल अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले मुझे बताया जा रहा है। मैं सिर्फ ये पढ़ दूँ कि आज फाइज ईसा साहब ने जज साहब ने ये फरमाया है। उन्होंने कहा जी ये ऑफ कोर्स उन्होंने अपने दौर की वो बताई हैं कि क्या क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसकी एक तकरीर है, उसके मुतालिक भी जो है तो साकिब बशीर साहब, अगर बैरिस्टर साहब उनसे हम पता कर लें कि आज उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट क्या हुई है, फिर हम बैरिस्टर साहब के पास आते हैं। जी साकिब जी, एक तो जो आज जी फुल कोर्ट जो इजलास था वहाँ पे पूरे साल की जो कारकर्दगी है वो उन्होंने कारकर्दगी रिपोर्ट अगर आप उसको कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो उन्होंने पेश की है। और उस इजलास के बाद जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों से, वहाँ उनसे सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर 3 साल की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए तो फिर आपको कोई एतराज़ नहीं है अगर उसमें कोई एक्सटेंशन वाला मामला हो जाए। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये कौन है, और उस मीटिंग में वो नहीं थे, और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो बिल्कुल वाज़े तौर पर कह रखा है कि मैं नहीं जो है वो इस किस्म की मामले में मैं मौजूद नहीं हूँ। अब इसमें जो बात देखने वाली है वो ये है कि 3 साल की रिटायरमेंट एज सारे अगर जजेस की बढ़ाई जाती है तो क्या वो भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो उसको कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। आज तो उन्होंने यही बात की है कि वो कबूल नहीं करेंगे, और इस हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी ये बात की हुई है और आज दोबारा से ये बात उन्होंने दोहराई है। लेकिन वो फुल कोर्ट की मीटिंग में नहीं बल्कि बाद में जो सहाफ़ियों से बात हुई थी, और फुल कोर्ट की मीटिंग में उन्होंने अपना पूरा साल का बताया, एक एक चीज़ बताई कि उन्होंने काम क्या किया है, क्या नई चीज़ें की हैं। फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसको नाफिज किया गया, चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात थे कि किसका केस लगना है किसका नहीं लगना, उसमें साकिब उनकी लेगेसी के ऊपर अभी कुछ अर्सा बाकी है, मगर खुद क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस पर बात करनी शुरू की है, इसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। मगर इसके अंदर उन्होंने जो बैकग्राउंड बताया कि जनाब हाँ एक मीटिंग हुई थी, उसमें आजम तारड़ साहब शामिल थे, अटॉर्नी जनरल शामिल थे, राना सनाउल्लाह के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई, तो उनको मैंने, मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे, उनको भी मैंने बता दिया था कि जी मैं एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ऐसा ही हुआ जी, बिल्कुल यही बात हुई है। और वो ये साफियों के साथ बात हुई, ये सवाल हुआ था बाकायदा राना सनाउल्लाह के हवाले से, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की थी उन्होंने 2 अलग अलग के एक एक्सटेंशन के एक फ़र्द के लिए उसमें उसकी जो उसमें तोसी, और दूसरा ये था कि उन्होंने कहा कि उससे तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन अगर रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जाए तो, क्योंकि ये बिल्कुल उन्होंने अलग अलग किया था। अगरचे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उसी रोज़ जिस दिन राना सनाउल्लाह बोले थोड़े 2-3 घंटों के बाद उन्होंने फिर वजाहत की कि इस पे ना जाएं, चीफ जस्टिस बार बार कह चुके हैं कि मैंने तोसी नहीं लेनी। मैं आपकी इजाज़त से बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके इंतज़ार करने का
कि अब ये जो गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब दाएं बाएं से आज़म तारक साहब की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से बयानात आ रहे थे, और आप हमारे प्रोग्राम में ये कई दफ़ा कह चुके हैं कि आप का भी यही मानना था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। अब उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि मुझे ऑफर हुई भी, अगर ये कानून साजी हुई भी तो मैं नहीं लूँगा। तो क्या क्या कहेंगे आप? सर, इसमें दो बातें हैं जी। पहली बात तो ये है कि अगर एक्सटेंशन स्पेसिफिक टू द चीफ जस्टिस ऑफिस होगी, वो तो उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं लेंगे, और आज तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर तमाम जजेस को 3 साल एक्सटेंशन दी जाए तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा कानून आता है और वो फॉर सम रीजन पास हो जाता है और आईनी तरमीम पास हो जाती है, तो चीफ जस्टिस साहब किस इख्तियार से उसको डिनाई करेंगे? तो बड़ा पोलाइटली उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं नहीं लूंगा, लेकिन ये उनका इख्तियार नहीं है कि वो कहें कि अब लेट से कल हो जाती है यानी तरमीम या हफ्ते बाद हो जाती है। तो हाउ कैन ही सिंपली से कि जी मैं अब 3 साल की नहीं लेता, मैं एक अपने लिए एक्सेप्शन क्रिएट करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये इनहेरेंटली शायद उस तरह पॉसिबल भी नहीं है, अनलेस कि वो डिसाइड करें कि अपनी डेट पर आके वो रेजिग्नेशन टेंडर करें अगर आईनी तरमीम हो जाती है। तो इस बात को तो मैं समझता हूँ कि शायद लीगली सस्टेनेबल ना हो। दूसरी, जहां तक चीफ जस्टिस स्पेसिफिक एक्सटेंशन की बात है, वो मैंने आपके बिल्कुल प्रोग्राम में भी की, वैसे भी की, एंड आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम समबडी लाइक हिम कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शायद आईनी तरमीम तो हो जाए, लेकिन वो आईनी तरमीम की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबरान शामिल होंगे जिनके बारे में अभी तफसीली फैसला शायद कुछ दिनों में आ जाएगा, और जो आज नंबर पूरे करते फिर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी हमारे नंबर्स पूरे हैं, उनका शायद उनको काफी परेशानी का सामना होगा, जबकि तफसीली फैसले के अंदर इस किस्म की कोई फर्स्ट कैन एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ये कहा जाता है कि जी 39 पे ये था और 41 का स्टेटस ये है, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आईनी तरमीम भी शायद पॉसिबल नहीं है और ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, और इस चीज को रियलाइज करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने भी अच्छी बात की कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज के ऊपर बात होना, इस चीज के ऊपर एक नैरेटिव बनना, इस चीज पर इतनी देर बातचीत होते रहना, इस चीज को भी उनको प्रॉपर्ली डिस्पेल करना चाहिए था। साथ साथ आपने चूंकि अदालती साल की बात की और उन्होंने आज बड़ी तफसील से बात की, आज जिस लाइव प्रोसीडिंग्स को इस्तेमाल करके उन्होंने इस चीज का एक तफसील से बयान किया, वो लाइव प्रोसीडिंग्स मैं उनको बताना चाहता हूँ बहुत देर से बंद हैं, वो सिलेक्टिव हो गई हैं, वो कभी कभी चलती हैं और कभी कभी नहीं चलती। तो ये हमें बताया गया था कि ये लाइव प्रोसीडिंग्स जो है ये कंटिन्यूअसली फॉर ऑल केसेस इन बेंच नंबर 1 हुए, जो कि नंबर 1 खत्म हो गई थी, और उसमें नंबर 1 आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जब केस लगा था तो उस टाइम पर इस चीज को रोका गया था। सेकेंडली, उन्होंने कहा आज कि जनाब जब एक बेंच की तरफ देखा जाता था साबका द्वार में, तो उस बेंच को देखते ही पता लग जाता था फैसला क्या होना है। मैं तो समझता हूँ कि आजकल भी ऐसी ही परसेप्शन है, क्योंकि इस तरह की बात बिल्कुल की जाती है कि जब कुछ सर्टेन बेंचेस को आप देखते हैं या एटलीस्ट एक बेंच को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस्म की परसेप्शन है। तो ये तो उन्होंने को खास उस तरह चेंज नहीं लाए। तीसरी बात ये कहा गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, या जो आम आदमी से रिलेट करते हैं केसेस, उसके ऊपर क्या नंबर है? अगर आपने आईनी केसेस डिसाइड किए हैं, पॉलिटिकल केसेस डिसाइड किए हैं, वो तो शायद आपके अपने अल्फाज हैं कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक आम आदमी का केस है, वो भी हम पूछना चाहते हैं कि वो केसेस की तादाद क्या है। जिस तरह चीफ जस्टिस खोसा साहब ने उस तादाद को 0 किया था एक्सेप्ट 1 रजिस्ट्री, तो क्या ये तादाद आपने भी 0 की है या नहीं की? मैं समझता हूँ ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके ऊपर बात करनी चाहिए थी, और एज चीफ जस्टिस कुछ बातें ऐसी थी जिसके ऊपर हिंट कर रहे थे, नजर आ रहा था कि वो जजेस किसी को टॉन्ट कर रहे हैं या किसी जज के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी मेरे नजदीक मुनासिब नहीं थी। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस 1 साल के जुडिशियल ईयर में अगर मैं इस जुडिशियल ईयर को किसी एक फैसले से देखना चाहूंगा, किसी प्रिज्म से, तो वो बल्ले वाला निशान का फैसला है। उस फैसले को हम कहाँ ले जाएंगे? उस फैसले को आज की डेट तक जिस बेंच ने दिया वो आज तक ये कह रहा है कि हमने ये नहीं कहा, लेकिन जिसके लिए कहा उसको वो फैसला बड़ा सही समझ आया इलेक्शन कमीशन, और वो आज की डेट तक वल्ला जो है ना वो देने से कासिर है। सो ये इस किस्म के फैसले एंड सेवरल अदर डिसीजंस दैट आई डोंट वांट टू इवन डिस्कस एंड कमेंट अपॉन, बट ये मेरा राइट है टू मेक अ फेयर कमेंट। वो डिसीजंस इनको इनके साथ इनकी लेगेसी में जाएंगे जिनके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। सो उन फैसलों के ऊपर मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल उसका जिक्र करना चाहिए था। बाकी तो कोई कॉमन जो सिविल क्रिमिनल अपील उसमें तो फैसला ही कोई नहीं हुआ। साकिब साहब हो सकता है मुझे बेहतर इस पे करेक्ट कर सकते हैं, बट मेरी जो स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट को, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई।
साकिब ये लेगेसी भी आएंगे कि वो खुद फैसला नहीं करेंगे, वो फैसला वो हमारे पे भी छोड़ेंगे, वो क्ला पे भी छोड़ेंगे, तारीख पे भी छोड़ेंगे और जूरिस्ट पे भी छोड़ेंगे कि वो उनके मतलब क्या फैसला करते हैं। अपनी ये कमेंट्स देने से शायद ये फैसला इतना आसान नहीं होगा और इसका जो असल पता चलेगा जब वो उतर जाएंगे तो तब होगा। मगर फिलहाल जो अभी बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये साफियों के को ये जवाब में ये ऐलान कर देना कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, मानने को बिल्कुल दिल भी करता है, मगर हमने माजी के अंदर देखा है कि लोग तरला जब करते हैं कौम, मुल्क, सल्तनत और जुडिशरी की इज़्ज़त के लिए कई दफ़ा लोग वापस भी ले लेते हैं। मगर असल जो बात बैरिस्टर साहब ने किया है कि अगर फ़र्ज़ करें, जो कि मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता है और उसके ऊपर भी बाद में हम बात करेंगे कि उसकी मोरालिटी के अलावा कानूनी हैसियत क्या होगी जब इस तरह का होगा, उसको भी जज करना होगा, आइनी हैसियत उसकी क्या होगी। बगैर अगर वाकई ये जो उनका पॉइंट है कि ये 3 साल के वो जब बढ़ जाएंगे तो ये उनके कहने उस पर तो नहीं है, उनके पास 3 साल की एक एक्सटेंशन जेब में आ गई है तो फिर वो चीफ जस्टिस तो रहेंगे एंटर एंडलेस के वो रिज़ाइन करें, वो वाकई बड़ा एक लीगल और आइनी मसला आ जाता है फिर। जी बिल्कुल, इसमें अगर फ़र्ज़ कर लें आज 9 सितंबर है और 30 सितंबर तक जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर लेती है, आइनी तरमीम कर लेती है और कहते हैं कि तमाम जजेस की 3 साल की जो एज है वो बढ़ा दी गई है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर 1 अक्टूबर से हो तो फिर तो 25 अक्टूबर से पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो 25 अक्टूबर को घर जाने के लिए उनको रिज़ाइन ही करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट ये कहे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 25 अक्टूबर के बाद होगी, 26 को, 27 को, 28 को होगी कि ये अभी हम आइनी तरमीम कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगी। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में इस किस्म की बात चल रही थी तो वहाँ ये भी आया कि आप क्योंकि जो बेनिफिशरी हैं, अभी जो लोग बेनिफिशरी हैं इनको छोड़कर आगे फ्यूचर के इसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्यूचर पे रखें, अभी उसको इम्प्लीमेंट ना करें, आपने अगर आइनी तरमीम करनी भी है तो कर लें, इस किस्म की बात भी आई थी। तो अगर वो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हुई तो फिर उससे निकलना के कोई तरीका नहीं है कि आप 25 अक्टूबर को फिर रिजाइन करें और रिजाइन करके घर जाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आना है तो 25 को ये रिटायरमेंट इनकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उनको जाने के लिए रास्ते 2 ही हैं, या इंप्लीमेंटेशन 26, 27, 28 अक्टूबर को होगी या फिर उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। मैं वैसे ये क्योंकि थोड़ा सा ये आप तो लॉ के एक्सपर्ट हैं, हम क्योंकि बुनियादी तौर पे तो सियासत के ऊपर डील करते हैं, तो मुझे नंबर्स गेम के मतलब जो ये क्लेम किए जा रहे हैं कि 224 के करीब जो नेशनल असम्बली में चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास जो हैं ये 212 अरकान मौजूद हैं, फिर उन्होंने 8 अरकान JUI के भी डाल लिए हैं। आज 2 इशाइये चल रहे हैं, एक PM हाउस में जहां बताया जा रहा है कि MQM तो है वहाँ पे JUI नहीं गई, फिर पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंसी में वो चल रहा है। तो अभी तक क्योंकि बलोच नेशनलिस्ट भी नाराज़ हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी वो नहीं नज़र आ रहे कि वो गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, तो इन तमाम लोगों को मिलाएं तो फिर भी नेशनल असम्बली में इनको PTI के लोग चाहिए होंगे, तो वो भी मुझे नंबर्स नहीं आता। मगर मैं बैरिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि फिर भी जो है एक लीगैलिटी का भी होगा कि ये जो आइनी तरमीम भी हो जाएगी मगर एक ख़ास मकसद के लिए की जाएगी, तो वो क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल जी, हमारा जो आई थिंक रावलपिंडी बार फेडरेशन केस है उसमें बड़ा क्लियर है कि अव्वल तो आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाता है और वो फंडामेंटल सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ है तो बिल्कुल वो स्ट्राइक डाउन भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो आमिर साहब बहुत इंपॉर्टेंट इशू देखने वाला है वो ये है कि जिन 41 लोगों को ये बड़ा कन्वीनियंटली आजाद डिक्लेयर कर रहे हैं ना जी, उन 41 लोगों के बारे में भी शॉर्ट ऑर्डर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक जगह एफिडेविट जमा करवाया, लेकिन अब उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो दोबारा एफिडेविट जमा करवाएं, उनको आजाद तस्वुर किया जाए। उस आजाद तस्वुर करने का मतलब ये नहीं है कि वो आजाद कैंडिडेट्स हैं, आप उनको जहां मर्जी ले जाएं। टिल दैट डेट की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर लेते, या तो आप उसको कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करवाएं और फिर ये काम करवाएं, लेकिन आजाद रख के उनसे अगर आप वोट लेंगे तो ये 101% सब्जेक्ट ऑफ चैलेंज बनेगा, नंबर 1। नंबर 2,
जब तफसीली फैसला आएगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने 39 को ये डिक्लेयर किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, तो उनके भी किसी हद तक कमजोर थे कि पता नहीं लग रहा था कहाँ है, तो इनके एफिडेविट और उनके एफिडेविट्स में आप डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उस डिस्टिंक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। और वो मुझे जो मेरी समझ में आती है कि वो यही होगी कि इनका फैसला या तो तहरीक इंसाफ का होगा या अनलेस की पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन कर ले, तो उससे पहले आईनी तरमीम जो मुश्किल है। तीसरी बात, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बार बार बात कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, ये वैसे ही बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। अगर आज मैं कहूं जी कि मेरे पास नंबर पूरे हैं और मेरी पार्लियामेंट में टोटल सीटें हो लेट से 90, तो इसका मतलब ये है कि मैं 63A की कहीं ना कहीं वायलेशन करूंगा, और अगर मैं उस वायलेशन को अनाउंस कर रहा हूं तो इससे ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज क्या हो सकती है। इसकी मेयर अनाउंसमेंट इटसेल्फ फॉर मी इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो इसके बारे में भी उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाकी आपने जिस तरह बात की कि इन सारी चीजों को मिला के भी अगर नंबर पूरा करना है तो आपको लोग चाहिए, तो लोग आप कैसे लाएंगे। अब अगर आपने जोर जबरदस्ती से फॉर द टाइम बीइंग एक वो तरमीम पास कर भी ली तो वो कल को चैलेंज होगी, और जब वो चैलेंज होगी तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत वो तरमीम लगेगी, वो बेंच पे वहां से बना जाएगा और उस बेंच में कोशिश की जाएगी कि जितना लार्जर बेंच बन जाए। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है उसको कैसे सस्टेन करेगा, जबकि भी आपके सामने लार्जर बेंच का व्यू एक आया है इन दिस मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है स्पेशल सीट्स वाला। तो इस तरह का व्यू उस टाइम पर आ जाएगा जब आप पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को चैलेंज करेंगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ये किया तो कोई क्रेडेंस नहीं रहेगी, जो एक झूठी सच्ची क्रेडेंस बनी हुई है वो भी उनसे ले ली जाएगी, और जो काम करना है बस ये छोटी मोटी लेजिस्लेशंस करके करते रहें, उसके साथ भी तो वो सब कुछ कर ही जा रहे हैं। तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आइन का भी बिल्कुल तमस्कुर उड़ाया जाए, वो काम उनको नहीं करना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस और फ्री मुफ्त मशवरा है मेरा जी। साकिब, इससे सबसे अहम जो बात बैरिस्टर साहब ने की वो ये कि आम तासुर जो ये दिया जा रहा है कि ये 41 लोग इंडिपेंडेंट है, और अगर ये जो है दो तिहाई अक्सरियत के अंदर पीटीआई के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ वो दे देते हैं तो इनके ऊपर जो है डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक़ नहीं होगा। वो ये फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, ये फैसला होना है कि वो पीटीआई में हैं या नहीं है, मगर ये नहीं मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है। पहली बात। दूसरा ये कि अब ये इसका भी फैसला, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक चीज़ गौर की गई कि मंसूर अली शाह साहब तो गालबन छुट्टी पे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं इसके अंदर आए, तो ये कब तक अब ये केस भी होगा, और इन दोनों चीज़ों पे आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर फैसला दे चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी थी, उसमें 8 जजेस का ये फैसला है कि ये पीटीआई के 41 हो या 39 हो, ये पीटीआई हैं। अब अगर एक तो वो डिफेक्शन क्लास है वो उसके हट से उससे हट के मैं बात करूंगा कि जिस दिन फैसला आया है उसकी इंप्लीमेंटेशन का कह दिया गया, टाइम फ्रेम दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन रिलक्टेंट है। अब अगर वहाँ पे अगर वोट लिया जाता है, अगर जो वज़ीर कानून जो है वो अच्छा भला जानते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो ये सब कुछ करके एक हिजान भी बर्पा करना चाहती है, को महाजराई भी अदलिया के साथ करना चाहती है, वो रास्ता जो है वो निकालना चाहती है। इस वक्त वो कह रहे हैं तौहीन अदालत का कानून भी ये जो है वो ख़त्म किया जाए। 184 जो है वो 3 में उन्होंने कहा कि 100 मोटो लेना है, तो एक बिल आया कि 9 जज जो है वो बैठे। फिर उन्होंने कहा कि जज जो है वो 24 कर दें, एक में सेनेट में आया कि 22, एक में आया 24 जो है वो जज हो जाने चाहिए। फिर जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे कि जी 5 में से सीजेपी जो है वो किए जाएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब फिर रोटेशन की जाए। अदलिया में इतने बड़े पैमाने पर इस्लाहात जो है वो लाने के पीछे कोई ऐसा विजडम बिल्कुल भी नहीं है हुकूमत का। हमें भी नज़र आ रहा है कि वो कोई पेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं या आम लोगों का ख्याल आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। 12 जुलाई का फैसला जब से आया है तब से लेकर ये जो है वो ये सारी सिचुएशन बनी है, और इस किस्म की जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि एक तो अगर इन्होंने आईनी तरमीम कर भी ली और उन लोगों को शामिल कर लिया कि वो आज़ाद हैं, तो उस चक्कर में तो कल जब चैलेंज हो जाएगा मामला तो बड़ा क्लियर केस है जो ये कायम नहीं रह सकेगा। तो इसलिए इसमें
बज़ाहिर लगता यही है कि हुकूमत जो है वो माजराई के मूड में है और वो किसी हद तक भी जो है वो जाना चाहते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने तो 83 डेज जो है वो पहले उनका जो है वो 3 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया था और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है 1 माह और 15 दिन 45 दिन रह गए हैं और अभी तक कोई मूड नहीं लग रहा गवर्नमेंट का कि वो उनका कोई नोटिफिकेशन जो है वो करना है उन्होंने। गवर्नमेंट के मूड की आज जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि कल जो है जो दानियाल चौधरी साहब ने एक बिल मूव किया गया है उसको टेकअप किया जा रहा है जो कि जजेस की तादाद बढ़ाने पे है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 की बजाय 17 से 23 कर दी जाए। अब बैरिस्टर साहब इसके मुतल्लिक जो है कि इस माहौल के अंदर ऑफ कोर्स ये इशू रहता है कि रिफॉर्म होने चाहिए, अगर ज़रूरत है तो बढ़ा भी लिए जाएं, मगर इस माहौल में कि जिसके अंदर हर चीज़ पर शक किया जाता है कि इसके ज़रिए पता नहीं क्या ये जो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के उस पर असरअंदाज होगा, क्या होगा, तो क्या कहेंगे इस पर? जब भी कोई आउटगोइंग ऑफिसर जी आ रही है ऑफिस से जा रहा होता है, आउटगोइंग ऑफिसर, उसका काम ये होता है कि वो जाते जाते इस तरह की अपॉइंटमेंट्स नहीं करता। इसका बड़ा क्लियर मकसद नजर ये आ रहा है कि तादाद बढ़ाकर जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस है उनसे इन वैकेंसीज को फिल अप कर लिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जा तो जरूर रहे हैं लेकिन एक स्ट्रेंथ दे जाए और उससे ये भी तासुर आता है कि हुकूमत जो है उनको कोई मतलब खुदा ना खास्ता फेवरेबल जजेस मिल जाएंगे या चीफ जस्टिस आपकी अपनी पसंद की तैनाती होगी। तो एक तो आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस चीज से बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बिल पास होने की कोशिश होती है या हो जाता है फर्ज करें तो ये मैंने आपसे जब डिस्कशन हुई थी पहले भी ये काम हुआ था और इनके अपने अटॉर्नी जनरल जो थे उस टाइम पर अकरम शेख साहब ने उसको चैलेंज किया था और उस टाइम पर जो रजा फारूक साहब थे उनके अटॉर्नी जनरल उस टाइम पर उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी थी जब इन्होंने तादाद कम की थी। अब ये अगर तादाद बढ़ाते हैं तो इसको इस टच टोन पे देखा जाएगा कि क्या ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के किसी तरह अटैक या इम्पिंज करने के मुतरादिफ तो नहीं है। अगर उस टाइप की कोई चीज हुई तो इस बिल को भी उस तरह चैलेंज किया जाएगा और इस सिंपल लेजिस्लेशन को आखिरी 15-20 दिनों में इतनी पेंडेंसी बढ़ाना। और मैं साथ साथ ये भी पूछता हूँ कि आज जब इस पूरे साल का बताया गया तो इस साल में ये भी बताया जाए कि एग्जिस्टिंग जुडिशियल फोर्स के साथ आपने कितने केसेस बनाए, आपने कितनी स्पेशल डीबीज बनाई कि जी हम पाकिस्तान में मर्डर अपील्स जो खत्म करेंगे, सिविल अपील्स खत्म करेंगे। अगर तो कोई एक साल में चीज नजर आई तो हम अग्री करेंगे, ठीक है, आप तादाद बढ़ाएं। हम ये कहते हैं कि वो टैक्स वाला आर्गुमेंट है कि जिन लोगों से टैक्स मिल रहा है उनसे टैक्स ज्यादा लेने की कोशिश की जा रही है, टैक्स बेस नहीं बढ़ाई जा रही। इधर वो कन्वर्सली एप्लीकेबल है आर्गुमेंट कि भाई अगर आपके पास एक जजेस मौजूद हैं जिनकी बड़ी हेफ्टी पे पैकेजेस हैं, उनका एक स्टेट के ऊपर बड़ा बर्डन है, आप मजीद नंबर बढ़ा के और पेंडेंसी के गाप में ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। नो डाउट पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है बट एनी लेजिस्लेशन which has a view of impinging upon a present scenario तो उसको हमेशा स्ट्राइक डाउन किया गया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कोशिश की है कि उसको सस्टेन ना करने दिया जाए। और यहाँ पर भी लेजिस्लेशन जरूर कर सकते हैं बट मुझे ये आप बताइए कि 12 जुलाई के बाद या चले 12 जुलाई से पहले भी लगा रहे जब से गवर्नमेंट आई है तो 5-6 ऐसी लेजिस्लेशन बताएं जो पाकिस्तान की पब्लिक एट लार्ज की फेवर के लिए हो। पहले पीडीएम आई थी तब आते ही सबसे पहले लेजिस्लेशन ये हुई थी कि एफआईए के केसेस जो उनको हमने कैसे खत्म करना है, नैब की तरह मीम की गई। इस दफा आने के बाद हम देख रहे हैं कि जी अचानक हमें शौक हो गया है कि हमने पेंडेंसी भी खत्म करनी है, हमने आईनी तरमीम भी करनी है, हमने पाकिस्तान की सारी जो रिफॉर्म्स है जुडिशरी से रिलेटेड ही करनी है। तो वो 12 जुलाई के बाद क्यों ये सारी की सारी चीजें आपको याद आ रही हैं? सो मैं ये कहता हूँ ये बड़ी पर्सन स्पेसिफिक है, सिचुएशन स्पेसिफिक आपकी अमेंडमेंट्स है। आइन आपको ताकत जरूर देता है बट उस ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही तरफ उस ताकत को इस्तेमाल करें और आप एक ही चीज पर बज़िद रहें कि जी हमने ये चीज अचीव करनी है। आई डाउट कि ये सस्टेन करेगी लेजिस्लेशन, लेकिन अगर कर भी जाती है तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को अवॉइड करना चाहिए और ये अगले चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, क्योंकि यही काम बंदियाल साहब के साथ भी हुआ था। जी हमारे पास टाइम थोड़ा है तो साकिब ज़रा थोड़ा सा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जिस जल्दबाजी से ये सारा कुछ किया जा रहा है कि ये अभी पिछले दिनों भी ये पेश किया गया था, कमेटी ने जल्दी पास करके कल ये जो पेश भी कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट के पास सिंपल लेजिस्लेशन की क्योंकि अक्सरियत मौजूद है तो ये पास भी हो सकती है, मगर आगे जाके ये चैलेंज होने में, नहीं होने में और इस दौरान में अगर ये मेरा ख्याल है रिव्यू का केस तो वही वाला बेंच रहेगा जो पहले
8-5 वाला रहा हुआ है, मगर कोई और फुल कोर्ट बनता है और इस तरह के जजेस अगर बढ़ जाते हैं तो पता नहीं क्या आप अटारी में से निकालना चाहते हैं। ये एक बहस है, इसको हम कल परसों दोबारा करेंगे। मगर मैं क्विकली चाहूँगा कि लास्ट मिनट्स हैं साकिब कि एक और जो आज तोशाखाना का केस था, तो वो साहब अदालत से ये क्वेश्चन आया ज़मानत के हवाले से, तो वो FIA के कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। क्विकली उस पर थोड़ा सा बता दें। उसमें तोशाखाना 2 का ये केस है। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त थी। आज उनके वकला ने कहा कि जब नैब के दायरा इख्तियार से निकल गया है तो फिर बुशरा बीबी को रिहा करना ज़रूरी है। ये इमरान खान साहब की भी इस केस से तो नैब का केस ही ख़त्म हो गया है, लेकिन अदालत उनकी बात नहीं मानी और अदालत ने कहा है कि क्योंकि स्पेशल जज जो सेंट्रल FIA का केस जो है वो उनकी दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि कल वही सुनेंगे सारे रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि मेरा तो इख्तियार नहीं रहा। अब कल जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल सुन के फिर फैसला करेंगे। दूसरी तरफ जो PTI की लीगल टीम ये भी सोच रही है कि उसको हाई कोर्ट में हम जो है वो चैलेंज करें। लास्ट वर्ड्स ऑन दिस बैरिस्टर साहब। सर बिल्कुल, ये तो बड़ा क्लियरली है कि जब आप उसके परव्यू से बाहर निकल गए तो ये नैब की जब परव्यू से ही बाहर निकल गए तो नैब के जज के पास ये इख्तियार कैसे रहता है कि उसको एक और कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। यानी कल को वो कह देंगे कि सिविल कोर्ट हम लाड़काना में भेज रहे हैं इसको, ये उनका इख्तियार नहीं है। और ये बिल्कुल आई थिंक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम इसको चैलेंज करेगी बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली उनको लीव मिलने का चांस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी और साकिब बशीर आपका भी। थैंक यू सो मच। अभी एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। सियासत के ऊपर हमने बात कर लिया, मगर अब कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की मौशी गाड़ी है उसका पहिया जिस इदारे से फंड्स लेने के बाद चलना है, उसी इदारे के ऊपर जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने चढ़ाई कर दी। वो कहते हैं कि बेसिकली यही वो इदारा है जो चाहता है कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए। एक ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि ऐसी आखिर क्या वजह बनी कि इसाक डार साहब ने इतना खतरनाक बयान दे दिया। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या दुरुस्तगी की तरफ जा रही है, मजीद बिगाड़ इसमें पैदा हो रहा है। मगर जो बातें इसाक डार साहब कर रहे हैं उसके बाद तो सभी के कान खड़े हो गए कि न जाने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या होने जा रहा है। क्योंकि हम मुशीयत के ऊपर बात करने वाले हैं, तो इस वक्त मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मुजम्मिल, मुझे आपकी इजाज़त से नाज़रीन के लिए बता दूं कि IMF का एक मसला है जो कि लटकता जाता है और गवर्नमेंट जो है पहले तारीखें दे देती थी, कभी अगस्त की देती थी, फिर सितंबर की। अभी थोड़ी सी औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी सी अक्लमंदी कर रहे हैं कि वो अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, मगर पहले सितंबर की आई खबर के 13 तारीख का उनका इजलास है, उसके एजेंडे में अब नहीं है। आज आ गई है कि 18 को जो इजलास है उसमें छोटे छोटे मुल्कों के भूटान गालबन उसका भी एजेंडे में डिस्कस कर रहे हैं, मगर हमें नहीं कर रहे हैं। और पहले ही ये खबर आ चुकी हुई है कि उनको पाकिस्तान के अंदर यहाँ जो जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एतराज़ात थे सब्सिडीज़ देने की, और भी एतराज़ात आ रहे हैं। अभी ये मामला लटका हुआ है और इस दौरान में आज जो कल बात की है इसाक डार साहब ने गालबन लंदन में, उन्होंने बिल्कुल IMF के साथ वो सीधे हो गए हैं। उन्होंने कहा जी ये कोई जो है आलमी साजिश ही ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिया है कि IMF हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, जान के हमें डिफ़ॉल्ट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा जी पिछली PDM की गवर्नमेंट जब मैं था तो तब भी ये जो किया जा रहा था, पहले तो PTI पे ये इल्ज़ाम था कि जनाब ये देखें ये इंटरनेशनल यहूद की साजिश कर रहे हैं। अब इसाक डार साहब ने कह दिया है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और आलमी कुव्वतें जियो पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी वजह से हमें कामयाब होता देखना नहीं चाहती। क्या कहेंगे मुजम्मिल साहब आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखें, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। जब हमारी हुकूमत के आखिरी 3-4 माह चल रहे थे तो बाकायदा ये लोग इसाक डार साहब और PMLN और PPP हमें कहते थे PTIMF, और ये कहते थे कि इन्होंने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल साइन किया है, ये IMF का प्रोग्राम ऐसा है, जैसे ही हम हुकूमत में आएंगे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और उसके लिए आपको याद होगा कि असेंबली में हमने जॉइंट सेशन बुलवाया था स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए। उसमें जो है ये नून लीग ने और PPP ने बाकायदा वॉकआउट किया था उस सेशन से और वोटिंग नहीं की थी। तो उस वक्त यानी कि इतनी खुली इन्होंने IMF के साथ वो ज्यादती की थी। और जैसे ही हमारी हुकूमत ख़त्म हुई
तो इन्होंने वो मलबा हम पे डाल दिया कि देखें जी मुल्क दुश्मनी कर दी है, इन्होंने जो है बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और वो बारूदी सुरंगें क्या बोलते थे कि जी इमरान खान ने जो है 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया। ठीक है जी, चलें कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब मिफ्ता साहब आए, मिफ्ता साहब ने जो है जो हमने बारूदी सुरंगें बिछाई थी वो 4 महीने लगाए उस बारूदी सुरंगों पे फैसला करने के लिए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है। तो मिफ्ता साहब ने अभी पहला रिव्यू वो किया ही साइन, तो उनको चेंज करके डार साहब आ गए, क्योंकि डार साहब जो है चाहते थे कि किसी तरीके से वो पोजीशन मिल जाए उनको। वही डॉलर को आर्टिफिशियली कर रहे हैं जो अपनी जब 2013 से 18 के दरमियान था। IMF ने थोड़ी ब्रेक लगाई, जब ब्रेक लगाई तो इन्होंने गुस्से में आके बोल दिया कि कोई मैं नया नहीं हूँ, मैं 25 साल से डील करता आ रहा हूँ इसको। और फिर उसके 2-4 दिन बाद इन्होंने गुस्से में बोल दिया आई डोंट केयर, अगर वो पैसे देते हैं दे वरना भाड़ में जाए। ठीक है, वो IMF के दिल पे लग गई बात। अब वो जो है PDM की तकरीबन पूरी हुकूमत खत्म हो गई, तो उन्होंने 30 जून को वो भी IMF ने पुराना प्रोग्राम खत्म किया। इमरान खान साहब के पास जमानत आ गए, गारंटी ली उनसे कि आप कंसेंट देंगे तो नया प्रोग्राम देंगे। तो वो 9 महीने का एक प्रोग्राम मिला जो केयर टेकर के दौर में चल रहा था। जब केयर टेकर के बाद इलेक्शन जैसे भी हुए 8 फरवरी को 45-47 जो भी हुआ, अब जब काबीना बनने आती है तो नाम आता है इसहाक डार साहब का वजीर खजाना का। एकदम वो तब्दील होता है और वो फिर नाम चेंज होके औरंगजेब साहब का नाम आ गया। आपको याद होगा कि पहली काबीना में डार साहब का नाम भी नहीं था। ठीक है ना, फिर वो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे दिलवा लिया आखिर में। ठीक है ना, लेकिन उनका इंटरेस्ट यही था फाइनेंस मिनिस्ट्री का और कमेटियों में आने का। तो फिर वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो फिर 1 कमेटी 2 कमेटी 3 कमेटियों में भी फाइनेंस की घुस गए। अब डार साहब पे 2 गुस्से हैं, एक ये कि IMF ने पिछले प्रोग्राम में इनको कुछ नहीं दिया, इनकी जो भी साथ मसाइल हुए। दूसरा, जब इस दफा हुकूमत बनी तो ये बात सामने आई कि डार साहब की तो बनती नहीं और फौरी तौर पे IMF प्रोग्राम में जाना है कि ये ना हो कि प्रोग्राम फिर लटक जाते पहले की तरह। ठीक है, अब वो बातचीत चल ही रही थी, ये वही इन्होंने काम किया, बारूदी सुरंगें बिछा ली जो मिफ्ता के खिलाफ बिछाई। अब ये स्टेटमेंट इस क्रिटिकल टाइम पे इन्होंने दे दिया। ये नहीं सिर्फ, दूसरा भी आपने खुद अपने इब्तिदाइये में एक बात की कि पंजाब ने जो 14 रुपए बिजली की सब्सिडी दी है वो आया इस प्रोग्राम के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के मुताबिक है कि नहीं है? वो भी नहीं है बिल्कुल। मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ इस चीज की। ठीक है ना, अब वो जो है अब नई जो है उन्होंने कंडीशनैलिटीज, आपने शहबाज राना साहब की भी 2-3 रिपोर्टें पढ़ी होंगी, जो उन्होंने बातें की हैं वो तमाम हकीकत है। मैं सिर्फ इतना बातें उन्होंने की थी, वो गुस्सा हमारे पे निकालने लग पड़े। अज़मा बुखारी बीबी जो हैं उन्होंने ट्वीट भी कर दी कि जी आप लोग ये कर रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं है। तो मुझे नहीं, हमने क्लैरिफाई किया है कि जनाब ये आपकी गवर्नमेंट ने, वफाक की गवर्नमेंट ने डिनाई नहीं किया कि IMF के ये एतराज़ात आए हैं और ये स्टोरी शहबाज राना साहब की है, हमारी ही नहीं है। बस जारी रखिएगा। देखिए जी, मैं आपको एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हुए बोल सकता हूँ कि जी वन ऑफ द कंडीशनैलिटी इज कि अब मुझे नहीं पता उनको मिला है कि मिला ये रुका, लेकिन बाकायदा ये कंडीशनैलिटी है कि कोई सूबा जो है बिजली और गैस पे सब्सिडी नहीं दे सकता। ठीक है ना, तो ये जो भी बातें कर लें, मैं आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये जो बारूदी सुरंग है, जब उस वक्त खान साहब ने 5 रुपए बिजली सस्ती की थी, उस वक्त तो IMF ने लिख के भी नहीं मांगा था। अब तो लिख के दिया हुआ इन्होंने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने बारूदी सुरंग। तो एक तरफ आप ये देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट पे बारूदी सुरंग बिछा दी, दूसरा जो है जलती पे तेल जो है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने डार साहब ने UK से कर दिया। अब वो उसको IMF कितना सीरियस लेता है दैट आई डोंट नो। नहीं, मैं आपने बड़ी अहम एक बात की है कि यहाँ अब हमें ये इतला है कि IMF ने अब जो नई शराइत रखी हुई है उसमें अब ये भी है कि ना सिर्फ वफाक बल्कि सूबों की भी गारंटी मांग ली है। अब ये जो आज इस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है, ये वफाक और सूबों के अंदर, ख़ास तौर पे वफाक और KP के अंदर मज़ीद दरार नज़र आती है। तो इसमें IMF का ये आपस में अगर यहाँ पे अदम इस्तेहकाम रहता है और आप लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो इसका IMF पे क्या एग्रीमेंट पे असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि हम पाकिस्तान के मफाद की खातिर कोई इस तरह की कोई चीज छिछोरी पर नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जब हमारी हुकूमत थी
और IMF ने उस वक्त ये कंडीशन रखी थी कि स्टेट बैंक का लॉ पास करे, तो इन्होंने वॉकआउट किया था। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं, मेरी मुराद ये नहीं थी कि आप कोई उनके वैसे गुस्से के अंदर कुछ करेंगे। मुझे जिस तरह इन्होंने 2800 रुपए की गारंटी दे दी और कहा जी 1400 जो है आपके सूबे के मिला के, वो उस हवाले से मैं पूछ रहा था। ना वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। हमें वैसे वो खबर है ना, वो खबर तक ही है। हमें कोई ना वफाक ने इंटीमेट की ऐसी चीज, ना वो मांगने का या कटौती करने का राइट रख सकता है ये। और फिर मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें बोला भी था कि अगर कोई ऐसी चीज जहन में है भी तो सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि हम 6 रुपए की बिजली देते हैं और 70 रुपए की वैसे खरीद रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये मजीद भी, तो ये सोचिएगा भी नहीं। तो कोई चीज ऐसी हमारे पास आई भी नहीं है। और वो मेरा पैगाम बड़ा स्ट्रिक्टली मैंने अब नेशनल मीडिया पे दिया था। तो वो एक ख्याली पुलाव बना रहे थे बैठ के ये लोग, तो वो पुलाव जो है ना वो मतलब ख्याल में ही है इस वक्त फिलहाल। बाकी और भी अभी जो जमील इतलात आ रही हैं, ये खबरें भी छपी हुई हैं कि एक उनको मजीद जो पावर सेक्टर के अंदर जो है 100 अरब रुपए का मजीद जो गैप बढ़ गया है, उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। और साथ में जो हमारा गैप आ रहा है वो अब कमर्शियल के हवाले से भी वो बताया जा रहा है कि वो तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, या ओवरऑल जो है वो 3 से 5 बिलियन डॉलर तक के वेरियस फिगर्स आ रहे हैं। तो अभी क्या सूरत हाल क्या है IMF से एग्रीमेंट के लिए? हमारे लिए क्या ब्लॉकेड्स हैं, हिंड्रेंसेस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि वन साइज डज नॉट फिट्स ऑल। जब इस साल 9 महीने का प्रोग्राम खत्म हुआ था, आप 9-10 अरब डॉलर पे आ गए थे, थोड़ा सा सांस लेते, आपके पास कुशन आ गया था, आप बजट गुजार लेते, फिर आप IMF के पास जाते। आप पुराना खत्म नहीं किया, आपने नया मांग लिया अगले से। अब आप खुद सोचेंगे, आपको कुछ पुराना कर्ज आप अभी दे रहे हैं, उसके बाद वो बंदा फिर आ जाएगा जी और कर्ज दे दो, तो आप तो फिर खुद उसकी स्क्रू टाइट कर देंगे ना। तो स्क्रू इन्होंने खुद टाइट कराया, जो आवाम पे नजला गिर गया सारा ये टैक्सेस की महंगाई की शक्ल में। अब वो हुआ ये कि आपको SLA करके उन्होंने बाउंड कर लिया। अब आप ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, वो अब हर रोज एक आपको नई शर्त दे रहे हैं। अब आपने खुद बता दिया, जो औरंगजेब साहब ने ही सबको बताया, बल्कि 2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप है, ठीक है ना। एक ये जो है अब ये वाला आ गया जो इन्होंने बिजली वाला किया है। इसके अलावा ये देखें, पहले सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के साथ IMF का मुआहदा होता था। अब IMF चाह रहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो से IMF और सूबे मिलकर एक फिस्कल पैक्ट दें जिसमें अमल दरामद हो। अब उसमें देखें, मेरे पास लास्ट मिनट है, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट और औरंगजेब साहब एक किस्म का तरला ही कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और डार साहब जो ये जिस तरह की बातें की हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF को मजीद नाराज किया जाए। तो मुझे उनकी मंतक नहीं समझ आ रही कि वो चाह क्या रहे हैं। सर, अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि पहले पंजाब ने परवती संगरंग अपनी हुकूमत के खिलाफ की, अब डार साहब ने ही जो है अब IMF से पुराना उनका गुस्सा था क्या था, जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड एक एसोसिएशन में बैठ के वहाँ पे कोई पाकिस्तानियों का कोई प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ उन्होंने बयान दे दिया। अब उनके शायद जहन में नहीं होगा कि ये बाहर आ जाएगी चीज। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, सारी खबरें छप रही हैं, सारी वीडियो चल रही है। कोई जाहिर है उसके अंदर वो कहा है, अल्फाज बड़े सख्त हैं कि वो IMF के अंदर लिखा है कि वो चाहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, हम एक जौहरी रियासत हैं, हमारे सियासतदानों को उससे मोहतात रहना चाहिए। पैसे भी से लेने ये बयान अगर ये हम बयान दे देते, अगर हम में से कोई भी यानी PTI से, तो इस वक्त तक हम पे कितने जो है FIA के और बगावत के केस बन चुके होते हैं। आप यूं देख लें, सिर्फ जो है बंदे और पार्टी का फर्क है। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक पिछले साल खान साहब ने IMF के प्रोग्राम में किया। अभी आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा देखें जी, नथिंग अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो मुल्क की चीज होगी, लड़ाई सियासी अपनी जगह, कंट्री अपनी जगह, लेकिन ये अपनी हुकूमत के साथ ये कर रहे हैं। अब हम क्या इनको मतलब अब बात करें तो कहते हैं सियासत करते हैं ये लोग, ये यूं करते हैं, ये हमें ये कहते हैं, दिवालिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ आपने खुद अपना ये काम डाला हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि दे जस्ट वांट टू मतलब आपस में एक इनके जो है मामलात खराब हैं,
हमें कहते हैं पर हम ये दुआ ही कर सकते हैं कि हुकूमत के दरमियान अपने जो है ना नफाक खत्म कर लें, वफाक और पंजाब आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन कर लें ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, और वज़रा आपस में ये सुलह सफाई कर लें, ताकि खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है कि IMF का मुआहिदा हो जाए, जो मुश्किलात है वो खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब थैंक यू सो मच, आपका भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।